सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं संतोष सिंह बघेल, फाउंडर लीगल टीम। पहले आपको बता दें कि घटना चक्र अभी हाल फिलहाल का जो है उसमें हम आगे क्या देख रहे हैं, किस तरीके से अपने संघर्ष को आगे ले जा रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां अभी बनी हुई हैं और कहां पर अभी हमें उम्मीदों का एक सितारा दिख रहा है और बिल्कुल हार नहीं माननी है। हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को चौतरफा लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को जज्बाती तौर पर लड़ रहे हैं। मसला ये नहीं है कि हम टेट पास हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। मसला ये है कि जैसा पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, अगर एक शिक्षक भी प्रभावित हो गया, एक शिक्षक भी इस काले आदेश से छूट गया हमारे साथ, वो पास नहीं हो पाया, उसकी नौकरी प्रभावित हुई, तो हम आप दोषी हैं। तो आज के जो बिंदु हैं उसमें सबसे पहला जो बात होगी वो ये होगी कि हाल फिलहाल में कुछ आदेश आए हैं, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट कोल्हापुर से आदेश आया है। उसका रेलेवेंस क्या बनता है, उसको किस तरीके से देखा जा रहा है, उसका प्रोपोगेशन है कि नहीं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को सबसाइड कर सकता है या क्या वो आदेश पूरे देश में उस चीज़ को इमिटेशन स्वतः संज्ञान लिया जाएगा, वहाँ के हाई कोर्ट में अपील करने के बाद क्या उसका मतलब है वो प्रिवेलेंट है कि नहीं है। तो उन सारे बिंदुओं बात होगी। दूसरा क्यूरेटिव पिटिशन पे बात होगी और तीसरा बिंदु होगा कि हम इसके लिए अब निर्णायक लड़ाई किस तरीके से लड़ सकते हैं। 3 बिंदुओं पे बात होगी। तो पहला बिंदु जो आता है वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में हाई कोर्ट से एक आदेश आया। कोल्हापुर में 16 अध्यापक गए थे जिनके लिए 168 के पैरा को वहाँ पर रेफरेंस किया गया। जिस विषय में जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया वो यही था कि 2001 के पहले के शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, 2001 नहीं, 2011 के पहले के शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल जो आप लोग कहते थे कि आप लोग तो कहते थे डंके की चोट पे, तो ये सही बात है। हम डंके की चोट पे तब भी कहते हैं, अब भी कहते हैं। आप कहते हैं आश्वस्त रहिए, वो रहिए, आप लोग कहते हैं कि आप कहते हैं ये हुआ, हम अभी भी कहते हैं कि वही सही बात है। आप अभी आरटीआई का जवाब देखिए केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने अपने लिखित जवाब में मान लिया है, सिर्फ एक झूठी हठधर्मिता है, एक झूठी हठधर्मिता। और देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती कि अगर किसी बिंदु पर अगर उनसे कुछ नेग्लिजेंस हुआ है तो हमारी प्रत्याशा ये है कि देश का जो सर्वोच्च प्रधान है, जो देश की सर्वोच्च संस्था है, वो इस मसले पर शिक्षकों के लिए अपना स्टैंड क्लियर करेगी। वो बात रखेगी कि किस तरीके से हमको पहली बार आज़ादी की बात पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में शिक्षकों को इस तरीके से असहाय छोड़ दिया गया जिनके लिए कोई बात ही नहीं हो रही। तो हाई कोर्ट का जो आदेश 168 पैरा का था, सिर्फ उसको रेफरेंस लिया गया, उसमें 170 और 217 का उल्लेख नहीं किया गया। जिस तरीके से कंक्लूजन जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में आया वो यही था कि उसमें 2 पैरामीटर उन्होंने रखा। एक पैरामीटर था कि अगर 31 अगस्त की रात मध्य रात्रि तक आपकी सेवा 5 साल से 1 दिन भी ज़्यादा है, 2 साल में टेट देना है, और अगर 4 साल 11 महीना 29 दिन है तो आपको टेट नहीं देना, लेकिन प्रमोशन के टेट। ये दो डिमार्केशन उनके कंक्लूसिव ऑर्डर 217 में था। 168 में था 2001 के जो पूर्व शिक्षक नियुक्त हैं उनके साथ जो है उनको छूट टीटी से दी जाती है। उसी को कोर्ट ने वहाँ पर कोल्हापुर ने उसी चीज़ को अंडरलाइन मेंशनिंग की है और उसी आधार पर उन्होंने आदेश दिया है। लेकिन ये आदेश इंस्ट्रक्टिव नहीं है। कोई भी हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सबसाइड नहीं कर सकता है, जुडिशियल क्रॉसओवर नहीं कर सकता है। जो पेडिग्री जुडिशियल सिस्टम में पेडिग्री होती है, उस पेडिग्री में हाई कोर्ट नीचे है और सुप्रीम कोर्ट, आप ठीक है किसी आदेश में हाई कोर्ट उस बिंदुओं को देख सकता है लेकिन उस चीज़ की इंस्ट्रक्टिव समीक्षा नहीं कर सकता है। तो इसलिए वहाँ पर जिस तरह 2017 के अमेंडमेंट को दिया गया है चुनौती, वो लखनऊ खंड में चल रही है, आप इसको भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें आप 168, 170 और 217 को भी कर सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में और अपनी स्टेट हाई कोर्ट में। लेकिन फिर उसका प्रोपोगेशन जरूरी है। प्रोपोगेशन इन द सेंस, फिर अगर आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट जाएगी, एसएलपी दाखिल करेगी, तो फिर आपका केस प्रोपोगेट होकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो एक लंबी प्रक्रिया है।
लेकिन फिलहाल एक लाइन में आपको कहूं तो कोल्हापुर के आदेश से वर्तमान में 1 सितंबर 2025 के आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो अभी वैसे का वैसा है। वैसे भी 2028 तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए उस आदेश को लागू नहीं करेगी। वो लास्ट डेट है, तब तक आपको मौका देगी। तब तक जो भी राज्य सरकारें हैं वो इस चीज़ को फॉलोअप कराएंगी। जो अभी इंस्ट्रक्शन भी 34 पैरा में आया है सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ स्पेशल डेट की बात कही गई है, उसके बारे में बात वो आपको कराना है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये आप कर सकते हैं कि उसको आप अपने हाई कोर्ट्स में इमिटेशन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेल प्रोपेगेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो उसको मानेगी नहीं। वो जब भी करेगी वो प्रायोरिटी देगी सुप्रीम कोर्ट की, जाहिर सी बात है। लेकिन प्रोपेगेशन के लिए आप डाल सकते हैं। प्रोपेगेशन में आपका ये हो सकता है कि वो मामला फिर बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाए, फिर जो है कि वहाँ से डबल बेंच में जाए, तब फिर वो मामला आपका प्रोपेगेट हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में वो आदेश किसी भी तरीके से आपके 1 सितंबर के आदेश को निष्प्रभावी नहीं करता है। हम अभी भी उस आदेश के प्रभाव में हैं और हमारे लिए 2028 तक टेट अनिवार्यता हाल फिलहाल में संस्थित इंस्टीट्यूटेड है, और उसकी रणनीति के लिए अब आगे क्या करना है उस पर हम आएंगे। उसमें आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले तो ये हमको समझना है कि रिव्यू और क्यूरेटिव में अंतर क्या है। क्यूरेटिव होता क्या है? बहुत सारे शिक्षक साथियों का सवाल होता है, वो कहते हैं कि सर हायर बेंच में अपील करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाइए, बृहद पीठ में करिए। तो आपको बता दूं, क्यूरेटिव, हायर बेंच, बृहद पीठ, संवैधानिक पीठ, लार्जर बेंच सब एक ही है। उसको एक ही कहते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं होता है। उसमें 5 जज होते हैं, जिसमें 3 सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 2 वो जज होते हैं जो रिव्यू को होते हैं। जैसे हमारे में सूर्यकांत जी, नागरत्नम जी, विक्रमनाथ जी, और 2 हमारे जो जज मसीह जी और दत्ता साहब, ये रहेंगे। लेकिन वहाँ पर 3-2 के मेजॉरिटी से फैसले होते हैं, और उसमें 3 जो बड़े जज हैं उनकी सुपीरियरिटी मानी जाती है। उनका जो है आदेश वो सुपीरियर माना जाता है। अब रिव्यू और क्यूरेटिव में अंतर यह है कि रिव्यू फ्रेश अपील नहीं होती। हम आपको ये शुरू से बताते आ रहे हैं कि रिव्यू फ्रेश अपील नहीं होती। वहाँ पर कोर्ट अपने दिए गए बेंच अपने दिए गए आदेश की फिर ये असेसमेंट करता है, समीक्षा करता है कि वहाँ पर क्या कुछ ऐसी चूक हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उसका मतलब ये हुआ कि रिव्यू में जब हम गए थे, तो वहाँ पर एक हमारे पास लिमिटेशन था कि वो फ्रेश अपील नहीं, तो उनको सुनना था। लेकिन वहाँ पर सही गलत का फैसला हो सकता था। लेकिन वहाँ पर हम पूरी तरीके से केंद्र सरकार की जवाबदेही को तय करना चाहेंगे। केंद्र सरकार ने जब भी इस मसले को बिल्कुल अनसुना कहा, वहाँ जो भी उनसे मुलाकातें भी हुई, किसी तरीके से उन्होंने इसके लिए सीरियसटी दिखाई ही नहीं किसी तरीके से। न अटॉर्नी जनरल आया, न कोई जवाब आया, न एफिडेविशन आया, कुछ नहीं आया। वो तो दत्ता साहब की देन है कि दत्ता साहब ने आपके इस मसले को पूरी गंभीरता से लिया, और अपने ही दिए गए फैसले में उन्होंने कुछ रीअसेसमेंट करके आपको 1 साल का एक्सटेंशन और 34 पैरा में आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक लायबिलिटीज तय की कि इनके लिए स्पेशल, कई लोग कहते हैं ये विभागीय स्पेशल, वो मैंने कई बार बताया कि वो स्पेशल टेट है, क्योंकि सिर्फ प्रभावित शिक्षकों के लिए राज्य को 2 बार परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए, इसलिए उसको स्पेशल टेट कहते हैं। और उसमें कोई भी आपको उसमें लीगली चैलेंज नहीं कर सकता, ये आपको मैं बता दूं। तो वो ठीक है, वो एक तरीका है। लेकिन हमारी लड़ाई शुरू से टेट परीक्षा को देने के लिए नहीं थी, टेट परीक्षा के विरोध में था। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग टेट परीक्षा के उसमें आ गए। हमारा जो फोरम है, हमारा जो ये क्लस्टर है, हमारा जो अम्ब्रेला है, वो हर एक शिक्षक की नौकरी को बचाने के लिए। वो हम किसी महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि आपको अंधेरे में या आपको हाफ हार्टेड कुछ बता दें कि ऐसे ही नहीं करना है, आपको ये एकदम कर दे, ये करिए मत, परीक्षा ही मत दीजिए, हम ये करा देंगे वो करा देंगे। नहीं, हमको फ्लेक्सिबल होके ओपन माइंडेड से इस लड़ाई को लड़ना है। हाल फिलहाल में अगर ये आ रहा है कि आपको स्पेशल टेट रिलैक्सेशन के साथ आपको थोड़ा सा प्रायोरिटीज दे के सरकार करा रही, तो आप उसमें जो है कि पार्टिसिपेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस लड़ाई का विरोध पॉलिसी मैटर को देखते हुए रहेगा। क्या ये है कि हम आज आप अगर टेट पास करके नौकरी बचा लेंगे तो क्या भरोसा है कि फिर अगली समस्या नहीं आएगी? अगली समस्या भी आएगी, और उसके पूरी तरीके से उसके ग्राउंड्स बन रहे हैं। ये तो शुरुआत है सरकार।
आपको क्वालिटी एजुकेशन के मसले पर छांटने के लिए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके की दोहरी बातें हो रही है, सदन में कुछ हो रहा है, आरटीआई में कुछ जवाब दिया जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, कह दे रहे हैं कि कोर्ट का है, हमने कुछ नहीं किया है। एक तरफ आरटीआई में कह रहे हैं कि इसके पहले 11 के पहले वालों के लिए हम कोई प्रावधान ही नहीं है, ये तो एनसीटी एक बॉडी है, उसने किया है, आरटीआई एक्ट में तो लिखा भी नहीं है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपसे शुरू से कहता आ रहा हूं, इसमें तो संसद में संशोधन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आरटीआई 21A का ये तो क्लॉज ही नहीं बनता है। ये तो एनसीटी के क्लैरिफिकेशन लेटर से दूर हो सकता है। एनसीटी का क्लैरिफिकेशन लेटर अगर जारी हो जाए कि 23(2) के परंतु 2 में जो एवरी टीचर है, दैट एक्चुअली रिफर्स टू द टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड आफ्टर 2011, उनको 5 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, उनके लिए रिकमेंडेशन था। लेकिन गवर्नमेंट की बॉडी ही तो एनसीटी है, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? कितना झल्लाहट महसूस होती है, कितना हेल्पलेसनेस महसूस होती है, कितना इस 196 जो यूनाइटेड नेशंस के देश है उसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और संविधान जहां सर्वोच्च है, वहां पर देश के इतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। देश का चौथा स्तंभ चुप है, न्यायपालिका के आदेश के बाद सरकार की जवाबदेही है वो चुप है, कार्यपालिका 2017 में जो है किसी तरीके से हमको वो अगर हमारे लिए होता तो हमको क्यों नहीं उसके लिए सूचित की? कार्यपालिका कहाँ थी? वहां पर हमारे सिक्योरिटी बॉडी कहाँ थे? हमारी गवर्नेंस कहाँ थी रिलेटिव स्टेट्स की? उन्होंने क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारे लिए था ही नहीं। 23(2) का परंतु 2 एवरी टीचर वो हमारे लिए था ही नहीं। हमारे लिए होता तो 8 साल पहले आपको एक नोटिस दे दी जाती कि आपको 31 मार्च 2019 तक टेट देना है। इतनी खुली चीजें हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है, सरकार स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। हम इस देश में रहते हैं जहां पर हमारे लिए कोई नहीं खड़ा है, तो सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, क्यूरेटिव पिटीशन तो ऑप्शन है। अब देश में आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी। मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब इससे ज़्यादा अगर आप सहते हैं, अगर इससे ज़्यादा आप सहने की क्षमता रखते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन ये सहने की सीमा से ऊपर की बात जा चुकी है। फैक्ट को सुनने को कोई तैयार नहीं है, लेजिटिमेट बात को सुनने को कोई तैयार नहीं है। जिस बात को एक 5 साल के बच्चे के कॉम्प्रिहेंशन लेवल की जो बात है, उसके आईक्यू की बात है, वो समझ जाएगा, उसको सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उसको सुनने को सरकार तैयार नहीं है, उस पर स्टैंड लेने को तैयार नहीं है सरकार।